हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो है मोल कंसेप्ट का लेक्चर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर रखा है, तो जिसमें हमने मोल क्या होता है ये बताया था, मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था। आज जो है मोल कंसेप्ट के हम लोग आते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी, जिसको हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। देखो, जैसे वेपर डेंसिटी की अगर बात करें, सोच रहे होगे कि वेपर डेंसिटी मतलब वेपर का डेंसिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि किसी भी गैस के डेंसिटी में अगर हाइड्रोजन के डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वह क्या कहलाता है, वेपर डेंसिटी कहलाता है। अब इसको हम लोग और भी अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन हम क्या करें कि यह क्या होगा कि किसी भी गैस के डेंसिटी में अगर हाइड्रोजन के डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो वह क्या होगा, वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन के डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो वह क्या होगा, वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे कि वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बता, इसको डी गैस डिवाइडेड बाय डी हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बताओ कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वह कितना होता है, 22.4 लीटर। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर लिख सकते हैं। अब बताओ, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, मास होगा। ये भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होगा, मास होगा। लेकिन ये जो मास होगा 1 मोल गैस का मास होगा, जबकि ये भी मास क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास होगा। और 1 मोल गैस के मास को मोलर मास कह सकते हो, और 1 मोल हाइड्रोजन के मास को मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। बता, इसी को हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस आर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब बता, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। बता, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2। यही जो वेपर डेंसिटी होगा, फाइनली ये वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग कहेंगे वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला बना वह मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मान लो कि हम कह दें कि वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू CH4 कैलकुलेट करना है, तब जो वेपर डेंसिटी होगा ये मॉलिक्यूलर वेट जिस गैस का कैलकुलेट करना है, और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। तब बताइए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, 16। इसका मतलब अगर मान लो कि किसी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, पूछ रहा है, तब तो उससे करेंगे, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अगर कहते हैं मान लो कि वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू O2, विथ रिस्पेक्ट टू O2, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, तो बताओ कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी अगर लिखोगे ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूलर वेट और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 32। इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होगा, वेपर डेंसिटी का मतलब होगा कि किसी भी गैस के डेंसिटी में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वह क्या बनता है, वेपर डेंसिटी। और ये फॉर्मूला जो आएगा वह क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे मान लो हमें, देखिए एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कह दें कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, तो बताओ कि SO2 का मोलर मास क्या होगा, 64 डिवाइडेड बाय 2, 32। कह दें वेपर डेंसिटी ऑफ O2, बताइए 64, O2 का 32 और डिवाइडेड बाय 2, बताइए कितना होगा, 16। ये किसके रिस्पेक्ट आया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4, CH4 के रिस्पेक्ट में SO2 का वेपर डेंसिटी क्या होगा, तब उस केस में वेपर डेंसिटी जो आएगा SO2 हो गया 64 और CH4 कितना होगा, 16। बताइए कितने के इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि SO2 का CH4 के रिस्पेक्ट में
अगर कहते हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू O2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो O2 के रिस्पेक्ट में जो वेपर डेंसिटी आएगा ये 64 डिवाइडेड बाय 32, ये क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से वेपर डेंसिटी हम लोग बता सकते हैं। इसको जल्दी से क्या करो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर वेपर डेंसिटी के बेसिस पर। जैसे एक क्वेश्चन लिखा कि 1 मोल मिक्सचर ऑफ N2 NO2 and N2O4 has a vapor density 27.7 on heating to a temperature at which all the N2O4 is dissociated into NO2. The vapor density tends to a lower value of 19.8. What is the mole ratio of nitrogen NO2 and N2O4 in original mixture? ऑप्शन दिया हुआ ए 5:1:4, बी दिया हुआ 1:1:1, सी है 1:4:5 और डी है 1:5:4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि N2 NO2 और N2O4 के एक मोल का मिक्सचर है, मतलब तीनों को मिला करके नंबर ऑफ मोल जो होगा 1 होगा, और इसका जो वेपर डेंसिटी है वह वेपर डेंसिटी 27.7 है। फिर करा जब इसका सारा का सारा N2O4 NO2 में कन्वर्ट कर गया एट ए गिवन टेम्परेचर, तो अगर कन्वर्ट कर जाएगा तो आफ्टर कन्वर्सन मिक्सर में दो कंपाउंड बचेंगे, एक होगा N2 और दूसरा होगा NO2। तब कह रहा है कि तब जो वेपर डेंसिटी है वो डिक्रीज करके कितना हो जा रहा है 19.8 हो जा रहा है। कह रहा जो ओरिजिनल मिक्सर था N2 NO2 और N2O4 का, इस ओरिजिनल मिक्सर में इसके मोल का रेशियो कितना था ये कैलकुलेट करते हैं। अब बताओ कि यहां पर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वेपर डेंसिटी, और किसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ मिक्सर का। हम लोग क्या करते हैं मिक्सर का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने बताया कि वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास बाय 2। अगर वेपर डेंसिटी पता है तो मिक्सर का मोलर मास आ जाएगा, एवरेज मोलर मास आ जाएगा, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था। अगर एवरेज मोलर मास आ जाएगा तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल मोल। या हमने बताया था N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल मिक्सर का क्या करेंगे, एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इनटू NO2, उसका हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं प्रोसीड करते हैं, राइट। तो सबसे पहला अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो एज्यूम कर लो कि नंबर ऑफ, हम एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 बराबर x मान लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 इक्वल टू y मान लेते हैं, बता नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 जो होगा वह कितने के इक्वल होगा 1 माइनस x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अब इसके मोल मान लिया, बताओ इस मिक्सर का जो एवरेज मोलर मास होगा m एवरेज होगा, ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगा, बताओ 2 इंटू 27 पॉइंट कितने के बराबर दिया हुआ 7, ये वैल्यू आ गया 55.4। अब अगर हम एक्स वाई कैलकुलेट कर लें तो सभी का मोल आ जाएगा, और सभी का मोल आ गया तो फाइनली हम लोग रेशियो भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मोटो क्या है, इस एक्स और वाई को कैलकुलेट करना। तो दो अननोन है हमारे पास, दो इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन हम यहां से बनाने जा रहे हैं, तो इस एम एवरेज का अगर हम फॉर्मूला लिखें, बताओ कि एवरेज मोलर मास क्या होता है, N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। बता एवरेज मोलर मास कितना है 55.4। अब बता इसके x मोल है नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के x मोल है तो x इंटू 28, तो बताइए आ जाएगा x इंटू 28 प्लस y, N2O4 का मोलर मास क्या होगा 92, तो y इंटू 92 प्लस 1 माइनस x माइनस वाई इंटू 46, और टोटल मोल जो है वो किसके बराबर है 1 के ही बराबर है। तो टोटल मोल आ गया 1 के बराबर। अब ये आ गया 55.4। अब हम कह सकते हैं कि ये जो 55.4 होगा
बताइए 28x प्लस 92y प्लस 46 माइनस 46x माइनस क्या होगा 46y। एक इक्वेशन बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। अब इस 46 को इधर लाओ, 46 को अगर इधर लाओगे तो बताइए 46 9.4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 92 में से 46 क्या 46, ये आ जाएगा 46y और माइनस 18x। बताइए इक्वेशन 1 आ गया। तो 9.4 बराबर 46y माइनस क्या गया x, एक इक्वेशन मिल गया। अब हमको क्या करना, दूसरा इक्वेशन लाना है। अगर हम दूसरा इक्वेशन ले आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रहा कि दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे। कह रहा कि जब सारा का सारा N2O4 कन्वर्ट किस में कर जा रहा है NO2 में, तब एवरेज मोलर मास जो वेपर डेंसिटी है वो 19.8 है। तो हम आते हैं यहां पर आफ्टर कन्वर्सन ऑफ N2O4 into NO2। अगर N2O4 को NO2 में कन्वर्ट करेंगे तो पहले रिएक्शन लिख लो, N2O4 कन्वर्टेड इनटू 2NO2। बता N2O4 के कितने मोल है, Y मोल है। ये अगर Y होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना बनेगा 2Y बनेगा। तो बताओ पहले से NO2 के 1 माइनस एक्स प्लस वाई मोल है और 2Y मोल बन गया। तो अब जो मिक्सर बना, इस मिक्सर में हमारे पास क्या क्या रहा, इस मिक्सर में रहा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कितने मोल x मोल। अब जो दूसरा रहा NO2, और NO2 के कितने मोल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2y प्लस 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये जो वैल्यू आ गया, ये आ गया 1 प्लस वाई माइनस क्या होगा x के बराबर। अब 1 प्लस वाई माइनस एक्स, ये आ गया NO2 का मोल आ गया। अब जब NO2 का मोल आ गया, N2 का मोल आ गया, तो इस मोल के बेसिस पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा इक्वेशन लगा लेंगे। किसका, m एवरेज का फॉर्मूला लगा करके और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लगा करके। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे आते हैं। अब ये आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखते हैं। तो बताओ कि अब जो m एवरेज होगा आफ्टर कन्वर्सन ऑफ N2O4 इंटू NO2, जो m एवरेज होगा ये 2 इंटू 19.8 दिया हुआ है। बताओ ये 39.6 होगा। नाउ दिस 39.6 इक्वल टू, ये जो 39.6 होगा, ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, बता N2 के x मोल है तो x इंटू 28, और NO2 के मोल कितने हैं 1 प्लस वाई माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गया 1 प्लस वाई माइनस एक्स इंटू 46 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस वाई माइनस एक्स, इसके बराबर आ जाएगा। अब इसके बराबर अगर आ गया तो बताइए x और x कैंसिल, ये वैल्यू आ गया 39.6, अब प्लस 39.6y बराबर 28x प्लस 46 प्लस 46y और माइनस क्या होगा 46x। अब इसको सॉल्व करें हम लोग तो बताओ कि यहां से ये वैल्यू आ गया 28x और ये 46y और ये आ जाएगा माइनस 18x, अब प्लस क्या होगा 46, ये वैल्यू आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा 39.6 प्लस 39.6y बराबर, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। और इसी दो इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, x और y कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, आई होप कि इसके आगे तुम लोग सॉल्व इसको कर सकते हो और ऑब्वियसली कि इसको कर लोगे। राइट ना, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो हम लोग आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट
इन ए कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड में पार्टिकुलर एलिमेंट का जो परसेंटेज होगा वह परसेंटेज कैसे होगा। ये जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये क्या होता है, वेट मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, और इनटू क्या लिखेंगे, 100। अब जो भी कंपाउंड लेंगे उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है, मान लो जो भी आएगा, और उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करें। हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हम CH4 लिया, मीथेन लिया, कह दे कि इसमें कार्बन का परसेंटेज बताओ, हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है, ये क्या होगा, मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है 12 होगा, तो कार्बन का मास आ गया 12, और CH4 का मोलर मास कितना होगा, 16, तो 12/16 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा 3, 4, मतलब ये 75% के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कह दें कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, यह आ जाएगा 4/16 इंटू 100, और ये वैल्यू क्या होगा, 25% के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वह परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, उसमें मास ऑफ एलिमेंट में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, वही क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन होगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो हम दूसरा एग्जांपल लें, C2H6 लें। अब कहते हैं C2H6 में कार्बन का परसेंटेज बताओ, हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ। बताओ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा 2 इंटू 12, 2 कार्बन है, और मोलर मास क्या होगा, 30 इंटू 100, ये 80% होगा, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वह क्या होगा, 6/30 इंटू 100, ये क्या होगा, 20% हो जाएगा। अब इसमें परसेंटेज के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा और क्वेश्चंस के थ्रू ही इसकी थ्योरी आती है। थ्योरी के नाम पर तो बस यही है कि मास ऑफ एलिमेंट बाय मोलर मास इनटू 100, लेकिन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, इस अप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जब 2-4 देख लेंगे उसी क्वेश्चन के थ्रू ही इसको कर पाएंगे। तो ये क्या एक सिंपल परसेंटेज है, जो परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही परसेंटेज है, और उसी के बेसिस पर इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे लिखें, इंसुलिन हैज 0.32% सल्फर बाय मास, कैलकुलेट minimum molar mass of इंसुलिन। अब इसमें क्या कह रहा है कि इंसुलिन में जो सल्फर है वह सल्फर कितना, 0.32% बाय मास है, तो इंसुलिन में सल्फर हो गया 0.32% बाय मास। कह रहा है कि इस इंसुलिन का जो मिनिमम मोलर मास होगा वह कितने के इक्वल होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सवाल उठता है कि मिनिमम मोलर मास को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मिनिमम मोलर मास से यहां पर मतलब क्या है, इससे क्या मतलब है। देखो, इंसुलिन में सल्फर के अलावा और भी टर्म्स हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमको मिनिमम अगर निकालना, जैसे मान लो कि हम कह दें कि सल्फर के अलावा आर है, आर के साथ एक सल्फर हो, आर के साथ 2 सल्फर हो, आर के साथ n सल्फर हो। बताओ सल्फर का मास अगर बढ़ता है, नंबर ऑफ एटम अगर सल्फर का बढ़ता चला जाएगा, तो इस इंसुलिन का मोलर मास भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मिनिमम कब होगा, जब एक सल्फर होगा। इसका मतलब ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यही एक्सेप्टेबल होगा।
कह सकते हैं कि मोलर मास को मिनिमम करने के लिए सल्फर के कितने एटम होने चाहिए? 1 एटम होने चाहिए। अब अगर मोलर मास को मिनिमम करने के लिए सल्फर के 1 एटम होने चाहिए, तो 1 एटम का मतलब यहां पर अगर 1 मोल लेंगे तो सल्फर का मास कितना होगा? 32 होगा। तो हम यहां पर आते हैं सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करें, बता परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन ये मोलर मास किसका होगा? इंसुलिन का इंटू 100। बताओ कि परसेंटेज ऑफ सल्फर तो दिया हुआ क्वेश्चन में 0.32%। अगर ये परसेंटेज दिया हुआ 0.32%, मास ऑफ सल्फर पता चल जाए तो हम लोग मोलर मास क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमको मास ऑफ सल्फर चाहिए। तो मास ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे? इस वर्ड से निकालेंगे, मिनिमम मोलर मास से। और मिनिमम मोलर मास कितना है कि होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 0.32, 32 डिवाइडेड बाय m, मोलर मास को m मान लिया, इनटू 100। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, इससे कैंसिल करोगे तो ये 100 हो जाएगा। तो m बराबर क्या होगा? 10⁴ ग्राम। ये क्या होगा? मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इस तरीके से हम लोग इंसुलिन के मोलर मास को बता सकते हैं, राइट। तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक इसको नोट करो तुम लोग। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। कहते हैं कि हीमोग्लोबिन हैज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 67,200 ग्राम पर मोल if percentage of iron by mass in hemoglobin को HB से लिखते हैं, in hemoglobin is 0.33%, calculate number of iron या Fe atom पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन एक है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 67,200 ग्राम पर मोल। अब इसमें जो आयरन का परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास इन हीमोग्लोबिन इज 0.33%। 0.33% का मतलब 1/3% दिया हुआ है। तो 0.33% दिया हुआ है, कह कि कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम होगा, ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, राइट। तो नंबर ऑफ आयरन एटम, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियस है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें आयरन का जो है कितना मास है हीमोग्लोबिन के अंदर वो कैलकुलेट कर लें, और आयरन का जब मास कैलकुलेट कर लेंगे देन हम उसके एटम को फाइंड कर सकते हैं पर मॉलिक्यूल में, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है? आयरन का मास कैलकुलेट करना है। और आयरन का मास कैलकुलेट कर लोगे और उसके एटॉमिक मास से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो जैसे एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल क्या होगा? कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लगा लो इसका। बताओ कि अगर हम फार्मूला लगाएं तो परसेंटेज बराबर परसेंटेज ऑफ आयरन Fe बराबर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ आयरन बाय मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 100। तो बताओ परसेंटेज ऑफ आयरन 0.33, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 67,200 इनटू क्या हो गया? 100। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो मास ऑफ आयरन आया
ये आ गया 0.33 इनटू क्या होगा 672। बता 0.33 को 1/3 672, बताइए 224 ग्राम आ गया। मतलब अगर हीमोग्लोबिन का एक मोल लेंगे तो एक मोल हीमोग्लोबिन में आयरन का जो मास होगा वह कितना होगा 224 ग्राम। हम लोग यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन एटम ये निकालते हैं। बताओ कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। बताओ आयरन का अगर कैलकुलेट करेंगे तो आयरन का मास कितना आया 224 ग्राम, और आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है वह कितना होता है 56 के बराबर होता है। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें तो 224 डिवाइडेड बाय 56, बताइए 4 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि एक मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयरन एटम होगा। याद रखना, एक मोल वर्ड यूज कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मोल ऑफ आयरन एटम आर प्रेजेंट। एक मॉलिक्यूल में कितना होगा 4 एटम होगा। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे तो एटम लेंगे, अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो मोल ऑफ एटम लेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल जो आ कितने की इक्वल आ गया 4 की इक्वल आ गया। आ गया समझ में, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज पर। काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना इसको। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, एक कंपाउंड कंटेन 16% सल्फर and 4% oxygen by mass. Calculate minimum molar mass of compound. अब हम क्या कर रहे हैं कि कंपाउंड में 16% सल्फर है और 4% ऑक्सीजन बाय मास है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। देखो इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ एक कंपाउंड, एक एटम का या एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ था और उस एलिमेंट के परसेंटेज के बेसिस पर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास था। हम लोगों ने क्या किया था कि मिनिमम करने के लिए उस एलिमेंट का एक एटम मान लिया था और उसके एटॉमिक वेट को उस एटम का मास मान करके देन जो हम फाइंड किए थे उस कंपाउंड में उस एटम का मास। तो अब सवाल उठता है, यहां पर 2-2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले मिनिमम मोलर मास विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर निकाल लेंगे और मिनिमम मोलर मास विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो अगर सल्फर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सल्फर का एक एटम लेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मिनिमम मानेंगे तो ऑक्सीजन एटम का 1 एटम लेंगे एक मॉलिक्यूल कंपाउंड, और इस कंसेप्ट को यूज करेंगे पहले सल्फर के रिस्पेक्ट में मिनिमम मोलर मास क्या होगा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मिनिमम मोलर मास क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर की बात करें कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर, तो बता सल्फर का परसेंटेज कितना देगा 16। ये जो वैल्यू आएगा मास ऑफ सल्फर कितना लेंगे 32 लेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, इसको 1 मान लेते हैं। बता यहां से जो MW1 कैलकुलेट करेंगे ये क्या गया 200, ये किसके रिस्पेक्ट में आया, सल्फर के रिस्पेक्ट में। तो हमने सल्फर के रिस्पेक्ट में जब मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करना हुआ तो सल्फर का एक एटम लिए और सल्फर के एक एटम को मान करके हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। उसी तरीके से अगर हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन फाइंड करना है कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो बता फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी क्या मानेंगे, एक मानेंगे, राइट, कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी जो मानेंगे वह क्या मानेंगे, एक मानेंगे। तो अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं
कि ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ 4 बड़ा ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 डिवाइडेड बाय MW2। अब देखो दोनों तो सेमी कंपाउंड का है, लेकिन MW1 MW2 इसलिए मान रहे हैं कि ये मिनिमम आ रहा है सल्फर के रिस्पेक्ट में, ये मिनिमम आ रहा है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि मिनिमम होगा क्या, किस तरीके से देखेंगे। तो इनटू 100 आएगा, तो अब सवाल उठता है कि MW2 बराबर 400 आ गया। अब क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 400 और सल्फर के रिस्पेक्ट में 200। तुरंत दिमाग में क्या लगता है, ये 200 मिनिमम है, आंसर क्या होगा 200 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बताओ कि अगर हम ये 200 को मिनिमम मान लें तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर एक एटम लेंगे तो 400 होगा, 200 लेंगे तो ऑक्सीजन का कितना एटम आ जाएगा, हाफ एटम। तो किसी भी कंपाउंड में एटम हाफ तो होगा नहीं, अगर एटम हाफ नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि 400 पर आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहां पर हमने 400 लिया तो बताओ, अगर 400 को मिनिमम मान रहे हैं तो बताओ सल्फर के 200 में एक एटम, 400 में 2 एटम, मतलब सल्फर का एटम इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये मान लीजिए 200 होता और ये 300 होता तब क्या करते, 200 के रिस्पेक्ट में मानते तो 300 वाले में फ्रैक्शन आता, और 300 के रिस्पेक्ट में मानते तब भी 200 वाले का फ्रैक्शन आ जाता। तब उस केस में हमको क्या करना है, ऐसा वैल्यू, ऐसा मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है जिससे दोनों का एटम इंटीजर आए। तो दोनों को अगर सेलेक्ट करके मिनिमम वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तब उस केस में 200 अगर होता और 300 आता तो दोनों का एलसीएम जो होता 600 होता, और 600 इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। या तुम इसको ऐसे याद रख लो कि अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट, हम क्या करें कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ हो और उसके बेसिस पर अगर हमको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना हो तो हर इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। हर इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में, मतलब हर जो भी एटम है उसका एक मान करके देन मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा है उसका भी एक मान करके मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हर के रिस्पेक्ट में एक मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लाया। अब सारे मॉलिक्यूलर वेट का जो एलसीएम होगा वही आंसर क्या होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो इस केस में 200 है तो ये होगा नहीं, तब हम कहेंगे कि एलसीएम ऑफ 200 एंड 400 बराबर 400, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया 400, तो हम कहेंगे देयरफॉर मिनिमम मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इस दोनों को अच्छे से समझ लेना। अब इसके बाद जो आएगा लेक्चर्स, उस लेक्चर में हम लोग और भी डिटेल तरीके से देखेंगे, इसका यूज होगा हमको कि जब हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे किसी कंपाउंड का, या आगे और भी टर्म्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमको देखना है। तो इसलिए इसमें हमने जो पहला लेक्चर किया था उसमें हमने एटॉमिक मास यूनिट और मोल से रिलेटेड कुछ बताया था, दूसरा लेक्चर में भी मोल से रिलेटेड डिस्कस किया था, एवरेज आइसोटोपिक मास बताया था, एवरेज मोलर मास बताया था, और आज हम जो है यहाँ पर जो है डिस्कस किए हैं वेपर डेंसिटी, और देन डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। ओके, तो इसको तुम लोग देख लोगे, ठीक है।